हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज और आप सभी जानते हैं कि गामा रे बस्ट कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यदि हमारी धरती से हजारों लाइट ईयर्स दूर कोई गामा रे बस्ट होती है तो यह हमारी धरती से जीवन को पूरी तरह खत्म कर सकती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर भी गामा रे बस्ट होती हैं? क्या सच में? यदि यह सच है तो हमें इनसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? और क्या आप मेरी इस बात पर बिलीव करोगे कि किसी ऑब्जेक्ट का मैस नेगेटिव भी हो सकता है? यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स नहीं जानते तो यह एपिसोड खास आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाले हैं जिसने सीधे अंतरिक्ष से छलांग लगा दी और फिर आगे जो उसके साथ हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कोल्ड वेल्डिंग के बारे में बताने वाला हूँ। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अगर दो सेम मेटल से बनी ऑब्जेक्ट्स वैक्यूम में एक दूसरे को टच करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। इस घटना को कॉन्टैक्ट वेल्डिंग भी कहा जाता है। अब चूंकि स्पेस ही सबसे बड़ा वैक्यूम है तो यह घटना हमें सबसे ज़्यादा यहीं देखने को मिलती है। स्पेस में दो अलग अलग मेटल आपस में बिना वेल्डिंग के ही जुड़ जाती हैं। परंतु यह कैसे संभव है और यह नॉर्मल वेल्डिंग से आखिर कैसे अलग है? यदि आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल वेल्डिंग में सबसे पहले जोड़े जाने वाली प्लेट्स को नज़दीक रखकर उन्हें गर्म किया जाता है, जिससे उनके बीच एक लिक्विड फेस क्रिएट होती है और वे ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। लेकिन कोल्ड वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आती हैं तो वैक्यूम के इतने कम टेम्परेचर में उस ऑब्जेक्ट्स के एटम्स ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि वो किस एटम से बिलोंग करते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। परिणाम स्वरूप वे एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि स्पेस में जाने वाले पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉमर्स कौन थे? वेल, वे थे जियोन स्टुअर्ट ब्लूफर्ड जूनियर और मे कैरोल जेमिसन। यदि बात की जाए ब्लूफर्ड जूनियर की तो इनका जन्म अमेरिका के फिलाडेल्फिया में हुआ था और इनके पेरेंट्स अफ्रीका से बिलोंग करते थे। साल 1983 में STS-8 मिशन के तहत चैलेंजर ऑर्बिटर से ये सबसे पहले स्पेस में गए थे। इस तरह ये स्पेस में जाने वाले पहले ब्लैक व्यक्ति बने थे। यदि बात की जाए कैरोल जेमिसन की तो इनका जन्म अमेरिका के अलाबामा में हुआ था और साल 1992 में STS-47 मिशन के तहत वह पूरा करने के लिहाज से ये सबसे पहले स्पेस में गई थी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके एक कारनामे को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात है 14 अक्टूबर साल 2012 की, जब फेलिक्स वॉन गाइटर नाम के शख्स ने रिकॉर्ड बनाने के चलते सीधे अंतरिक्ष से ही छलांग लगा दी। दरअसल फेलिक्स एक ऑस्ट्रेलियन स्काई ड्राइवर हैं, लेकिन इससे पहले वे मिलिट्री के हिस्सा थे और वहां वे रेगुलर बेसिस पर पैराशूट जंपिंग स्टंट किया करते थे। बाद में इस फील्ड से रिटायरमेंट लेने के बाद फेलिक्स ने अपना ज़्यादातर समय स्काई ड्राइविंग को देने का सोचा और लगातार स्काई ड्राइविंग करते गए और एक पल उन्होंने इस फील्ड में एक रिकॉर्ड बनाने की सोची और आगे चलकर रेड बुल, जो कि एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी है, के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी कर स्पेस में गए। यहाँ जाने के लिए उन्हें हीलियम गैस बलून व एक कैप्सूल का सहारा लेना पड़ा था, जिसने उन्हें हमारे एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फेयर तक पहुँचाया, जहाँ से उन्हें छलांग लगानी थी। उनके इस कारनामे को रिकॉर्ड करने के लिए बेस्ट क्वालिटी कैमराज कैप्सूल में लगे हुए थे। इसके बाद धरती से 39 किलोमीटर की ऊंचाई से फेलिक्स ने जंप लगा दी और कूदने के बाद फेलिक्स ने साउंड से भी ज़्यादा स्पीड हासिल कर ली। जी हाँ, साउंड से भी तेज। उनकी रफ्तार थी 1342 किलोमीटर पर आवर और वे पहले ऐसे इंसान बने थे जिन्होंने साउंड वॉरियर का खिताब जीता था। जब वे ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे तब उनका एक समय पर बैलेंस बिगड़ गया था, लेकिन किसी तरह उन्होंने वापस अपना नियंत्रण पा लिया। हालांकि इसके लिए ऑटो पैराशूट की सुविधा दी गई थी, जो ऐसी स्थिति में अपने आप ही खुल जाता है। पर अच्छी बात ये रही कि वे सही सलामत मैक्सिको डिजर्ट के पास लैंड कर गए और इस तरह अंतरिक्ष से छलांग लगाने वाले पहले इंसान बने।
और इस स्टंट से हमें पता चला कि इंसानी शरीर साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा गति झेल सकता है। दोस्तों, गामा रे बर्स्ट कितनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं ये आप सब भलीभांति जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर भी गामा रे बर्स्ट होती हैं? जी हाँ, धरती पर होने वाले इन रे बर्स्ट को TGF यानी टेरेस्ट्रियल गामा रे फ्लैश कहा जाता है। इन रे बर्स्ट का जन्म थंडर स्टॉर्म के कारण होता है। इसमें स्टॉर्म के दौरान क्लाउड के अंदर या ऊपर इलेक्ट्रिक स्ट्राइक की वैल्यू बेहद ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो कि हाई एनर्जी वाले पार्टिकल हैं प्रोड्यूस होने लगते हैं और इनकी एनर्जी तकरीबन 2 करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक पहुंच जाती है, जो कि हमारी धरती को पूरी तरह तबाह करने की पूरी तरह से काबिलियत रखते हैं। लेकिन हमें इनसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचता? वेल, इसका कारण है इन रे बर्स्ट का टाइम पीरियड। आपको बता दें कि इन बर्स्ट या TGF की उम्र केवल 0.2 से लेकर 3.5 मिलीसेकंड्स तक की होती है और ये तुरंत खत्म हो जाती हैं। बात है साल 1994 की, जब पहली बार नासा के स्पेसक्राफ्ट कैंपटन गामा रे ऑब्जर्वेटरी के साथ बैड SE के तहत TGF को डिटेक्ट या डिस्कवर किया गया था और तब से हम लगातार इनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। बात है साल 2017 की, जब अमेरिका की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पीटर एंगल्स व उनके साथियों द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इसमें उन्होंने रुबिडियम के एटम्स को एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर से बस थोड़े ज़्यादा टेम्परेचर पर यानी करीब -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया, जिससे वे एटम्स बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में तब्दील हो गए, जो कि पदार्थ की ही एक अवस्था है। आपने अभी तक या कहें तो 12th क्लास तक पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, जो है ठोस, द्रव व गैस। इसके बाद आप यदि अपनी कॉलेज लाइफ में पहुंचोगे तो आपको एक और अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा के बारे में जानने को मिलेगा। और यदि आपके पास मैथ साइंस सब्जेक्ट है तो आप इसे फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ लेंगे और फिर सेकंड ईयर में आप पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इस अवस्था को महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस व अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर खोजा था। इस अवस्था में पार्टिकल बेहद ही स्लो मूव करने लगते हैं। यह मोशन इतना ज़्यादा स्लो होता है कि बिना किसी एनर्जी को लॉस किए बगैर ये पार्टिकल मूव करते हैं और इस प्रक्रिया को सुपर फ्लूइड भी कहा जाता है। अब इन एटम्स पर लेजर के यूज करने पर, फिर उनकी स्पीड बढ़ाने पर, फिर लेजर को हटाने पर उन्होंने नोटिस किया कि एक समय पर कुछ एटम्स नेगेटिव मैस को भी दर्शा रहे थे। इस प्रयोग से यह प्रूफ हुआ कि मैस भी नेगेटिव हो सकता है और हमारे खगोलविद ये मानते हैं कि आगे चलकर इसके जरिए हम डार्क एनर्जी, डार्क मैटर के बारे में विस्तार से जान सकेंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दीजिए। वह हमें सपोर्ट करने के लिए, वह हमसे दोस्ती करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।